हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं फंडामेंटल के, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एक तीसरा पार्ट और बचा हुआ है, उसको भी मैं कवर कर दूंगा। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये पीसी पैकेज का है। पीसी पैकेज के जो मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से मैंने यूनिट फर्स्ट से मतलब इसमें 8-10 क्वेश्चन मैंने कवर किए इस पार्ट में, और 8-10 क्वेश्चन अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, और सेकंड पार्ट में भी आपको 10 क्वेश्चन कवर कर दूंगा। तो ये दोनों पार्ट में आपका फर्स्ट पीसी पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पीसी पैकेज में आपको कवर कर दूंगा। देखिए, यूनिट फर्स्ट से जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझाइए। ठीक है, विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को समझाइए। तो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप इसको नोट डाउन करेंगे, देख लीजिए। इसकी डिटेलिंग कैसे करना है आपको। तो इसकी डिटेलिंग क्या करना है, पहले तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहले आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, उसके बाद फाइल और डायरेक्टरी के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी एक कंटेनर होता है जिसका यूज फोल्डर और फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओएस होता है। ओएस में जो डायरेक्टरी जो होती है वो एक कंटेनर की तरह होती है, एक बॉक्स की तरह होती है, जिसका यूज फोल्डर और फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फाइल और फोल्डर जो होते हैं, फाइल मतलब क्या कि जिसमें आप लिखते हैं, और फोल्डर में मतलब क्या, जिसमें आप रखेंगे, उसको अपन बोलते हैं फोल्डर। जैसे मैंने आपको बैग का एग्जांपल दिया था कि बैग के अंदर आप बुक्स रखते हैं, तो वो हो गया आपका फोल्डर, और जो बुक्स हो गई वो आपकी फाइल्स हो गई। तो फोल्डर और फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक हायरार्चिकल तरीके से फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब व्यवस्थित करता है। ऑर्गेनाइज मतलब एक व्यवस्थित करता है। ठीक है, मैंने आपको शायद एम एस एक्सेस में एक स्ट्रक्चर बनवाया था, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें भी फाइल और फोल्डर को मैनेज किया जाता है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज फाइल सिस्टम के द्वारा फाइल और फोल्डर को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फाइल जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर के बाद ही आपको स्ट्रक्चर एक डायलॉग बॉक्स बना देना है, स्ट्रक्चर बना देना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर होते हैं, फाइल और फोल्डर मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, फाइल और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं, वो निम्नलिखित टाइप्स होते हैं उसके। एक तो पहला होता है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसके डिटेल कर लीजिए। इसकी डिटेल क्या है कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के पास केवल एक डायरेक्टरी होती है जिसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के पास केवल क्या होता है, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। इसमें रूट डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स को सब डायरेक्टरी बनाने की अनुमति नहीं होती है। मतलब एक जो डायरेक्टरी होती है, मेन डायरेक्टरी होती है, उसमें सब डायरेक्टरी बनाने की अनुमति उसको नहीं दी जाती है। ठीक है, अलग अलग यूजर्स के द्वारा क्रिएट की गई फाइल्स और रूट डायरेक्टरी में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें आप अलग अलग यूजर्स के द्वारा क्रिएट की गई फाइल और रूट डायरेक्टरी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये बना हुआ देखिए, रूट डायरेक्टरी F1 F2 और F3। इसमें आप अलग अलग हर जो यहाँ पे रूट एक मेन डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे। जैसे उसमें एक मेन डायरेक्टरी थी, उसी मेन डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग फिर आपने उसमें सब डायरेक्टरी डाली हुई थी, लेकिन इसमें रूट डायरेक्टरी है, सब रूट डायरेक्टरी है। F1 भी है रूट डायरेक्टरी, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर आपका F2 बना हुआ है, फिर उसमें आप एक स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें देखिए एक F1 है, F1 के बाद फिर इसमें सब डायरेक्टरी बनी हुई है। ठीक है, फिर F2 दिया हुआ, फिर इसमें एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है, फिर F3 बना हुआ है, फिर इसमें सब, मतलब इसमें सभी रूट डायरेक्टरियाँ हैं और उनके फिर सब डायरेक्टरी बनी हुई है नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो ये सिंगल लेवल डायरेक्टरी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, यह सबसे सरल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना। जो सिंगल डायरेक्टरी होता है वह सबसे इजी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, मतलब इसका यूज करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है।
ठीक है। सेकंड नंबर की मैं बात करता हूँ, तो यदि फाइल का साइज छोटा है, किसमें, सिंगल लेवल स्ट्रक्चर में यदि फाइल का साइज आपका छोटा है तो इन्हें बहुत ही तेज़ी से सर्च किया जा सकता है, आसानी से सर्च किया जा सकता है ना। पहला क्या कहता है, किसी यह सबसे सरल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, मतलब इसे रिडायरेक्ट करना, है ना, इस तक पहुंचना बहुत आसान होता है। यदि फाइल का साइज छोटा होता है तो इन्हें बहुत ही तेज़ी से फर्ज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर है, इस डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में किसी फाइल को क्रिएट, अपडेट, डिलीट और सर्च करना भी आसान होता है, ठीक है। फिर इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जिनके एडवांटेज होते हैं उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। जो अच्छा होता है वो बुरा भी होता है। तो इसके डिसएडवांटेज भी एक बार चेक कर लीजिए। इसमें दो फाइलों का एक समान नेम नहीं हो सकता है। जैसे दो फाइलें हैं, दो फाइलों का, जैसे आपने एक फाइल को दो नाम से सेव कर सकते हैं, सेव एज के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें वो प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे आप। इसमें दो फाइलों को एक समान नेम से एक समान नेम नहीं हो सकते हैं। अगर किसी यूजर ने फाइल से मौजूद फाइल के जैसे अपनी फाइल का नाम रखा है तो जो पुरानी फाइल होगी वह डिलीट हो जाएगी। देखिए, आपने अगर कोई भी नाम से, जैसे आपने अपने नाम से सेव कर लिया और उसी नाम से अगर आप दोबारा सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। मतलब पुरानी जो पहले से फाइल सेव है वो फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी, ये फाइल, न्यू फाइल फिर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो फाइलें एक समान नेम से नहीं रह सकती हैं, ये तो इसका डिसएडवांटेज है, ये बात याद रखेगा। अगर डायरेक्टरी बहुत बड़ी होती है तो फाइल को सर्च करने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। डायरेक्टरी अगर बड़ी है, आपकी रूट डायरेक्टरी अगर बहुत बड़ी है तो इसको सर्च करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें हम समान प्रकार की फ़ाइलों को एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। देखिए, अब इसमें आप समान प्रकार की फ़ाइलें, जब जैसे एक जैसे फ़ाइलें हैं, ठीक है, जैसे आपने अपने नाम सेव कर लिया, फिर कोई दूसरे नाम से सेव कर लिया, ठीक है, तो एक समान जो फ़ाइलें होंगी, एक समान साइज़ की जो फ़ाइलें होंगी, आप इसमें नहीं रख सकते हैं, ग्रुप में इसके नहीं रख सकते हैं, आपको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड लेवल की डायरेक्टरी में। सेकंड लेवल की डायरेक्टरी में क्या है, इस डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में एक यूजर रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एक यूजर जो होता है रूट डायरेक्टरी के अंदर सीधे डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकता है। रूट डायरेक्टरी मतलब रूट डायरेक्टरी जो होती है उस रूट डायरेक्टरी के अंदर सीधे एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर सकता है। जैसे एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, परंतु यूजर उस क्रिएट की गई डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं कर सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज। देखिए, एक यूजर रूट डायरेक्टरी के अंदर एक एक मान लीजिए ये मेन डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी और क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट की डायरेक्टरी के अंदर सब, अब जो ये डायरेक्टरी है, जो अंदर वाली डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर आप सब डायरेक्टरी, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये कहलाता है सेकंड लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका सेकंड लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि टू लेवल फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के द्वारा प्रत्येक यूजर अपनी खुद की डायरेक्टरी को क्रिएट करके फाइल को स्टोर कर सकता है। टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के द्वारा प्रत्येक यूजर खुद की डायरेक्टरी को क्रिएट करके फाइल को स्टोर कर सकता है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो मेन डायरेक्टरी है, ये वाली एक मेन डायरेक्टरी होगी, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में देखिए ये एक सब डायरेक्टरी क्रिएट की गई है, इस डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है, ये सब डायरेक्टरी हैं, ये क्या है, सब डायरेक्टरी हैं, ठीक है। एक डायरेक्टरी के अंदर हमने दो तीन डायरेक्टरी और क्रिएट की हुई है। अब उसी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे फिर ये इसके चाइल्ड्स हैं, ये चाइल्ड्स डायरेक्टरी हैं, ठीक है, ये इसकी चाइल्ड्स हैं, ये इसकी फाइल्स हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, फाइल्स हैं। ये डायरेक्टरी नहीं है, ये इनकी फाइल्स हैं। मेन डायरेक्ट, एक तो मेन डायरेक्टरी ये हो गई, सबसे पहली तो डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, सबसे पहली डायरेक्टरी ये हो गई, ठीक है। फिर उस डायरेक्टरी के अंदर ये सब डायरेक्टरियाँ हैं, ये सब डायरेक्टरियाँ हैं, उसके बाद फिर ये फाइल है,
ये क्या है, फाइल हैं, ये सब फाइल हैं। देखिए FF लिखा हुआ है, मतलब ये सारी क्या हैं, फाइलें हैं। तो ये होता है सेकंड लेवल का स्ट्रक्चर डायरेक्टर। ठीक है, ये आपका सेकंड लेवल का स्ट्रक्चर डायरेक्टर है। उसके बाद इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसे हम पूरा पाथ दे सकते हैं, यूजर नेम, डायरेक्टरी और नेम। पाथ का मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है। ठीक है, पाथ का मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है। इसमें हम फाइल नेम सेम दे सकते हैं, परंतु डिफरेंट डायरेक्टरी में। पाथ नेम और यूजर ग्रुपिंग के कारण इसमें फाइल को सर्च करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें यूजर से दूसरे यूजर के साथ फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं। एक यूजर इसमें बोल रहा है कि इसमें यूजर से दूसरे यूजर के साथ आप फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई एक यूजर है, उस जैसे मान लीजिए ए नाम का एक यूजर है, आप बी नाम के यूजर से इसकी फाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए नाम के यूजर से आप बी नाम के यूजर को फाइल शेयर नहीं कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। यह बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की फाइलों को ग्रुप में नहीं रखा जा सकता है। इसमें भी वही है कि इसमें एक ही प्रकार की फाइलों को ग्रुप में आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके थर्ड 3 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। अब इसमें देखिएगा, इसमें रूट डायरेक्टरी को छोड़कर प्रत्येक डायरेक्टरी या फाइल्स के पास केवल एक पेरेंट डायरेक्टरी ही होती है। रूट डायरेक्टरी को छोड़कर, देखिए क्या बोल रहा है कि रूट डायरेक्टरी को छोड़कर, रूट डायरेक्टरी मतलब मेन जो डायरेक्टरी होती है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी को छोड़कर प्रत्येक डायरेक्टरी या फाइल्स के पास, प्रत्येक जो रूट डायरेक्टरी को छोड़कर इसके अलावा और जो डायरेक्टरियाँ बनेंगी, उन डायरेक्टरी के अलावा एक पेरेंट डायरेक्टरी होगी, एक चाइल्ड जिसको बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी होगी। ठीक है, यह 2 लेवल डायरेक्टरी कमियों को दूर करता है। इसमें एक समान प्रकार की फाइलों को ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड लेवल की जो डायरेक्टरी थी उसमें समान प्रकार की फाइलों को आप ग्रुप में नहीं रख सकते थे, लेकिन इसमें आप समान प्रकार की फाइलों को ग्रुप में रख सकते हैं। ये थर्ड लेवल की डायरेक्टरी है। ठीक है, ये आपकी थर्ड लेवल की डायरेक्टरी है जिसमें आप समान प्रकार की फाइलों को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, इसके हम एडवांटेज में इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक डिफिनेशन और है कि एक ट्री स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो ट्री स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अब देखिए कि क्या बोलता है। एक तो ये मेन डायरेक्टरी हो गई आपकी, ये मेन डायरेक्टरी है, उसमें ये सब डायरेक्टरियाँ हैं, ये सब डायरेक्टरियाँ हैं। ठीक है, ये मेन डायरेक्टरी हो गई और ये बाकी की जो आपकी डायरेक्टरियाँ हैं वो आपकी सब डायरेक्टरियाँ हैं। उसके बाद देखिए, ये मेन जो सब डायरेक्टरियों के बाद फिर अलग अलग फाइल डायरेक्टरियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग फाइल डायरेक्टरियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग फाइल, इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। इसमें हम पूरे पाथ नेम को दे सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है क्योंकि इसमें समान प्रकार की फाइलों को ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले में ग्रुप में आप नहीं रख सकते थे एक समान प्रकार की फाइलों को। इसमें नेम कंसाइल बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें सर्चिंग बहुत आसान होता है क्योंकि हम एब्सोल्यूट पाथ के अलावा रिलेटिव पाथ का भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें सर्चिंग करना आसान क्यों होता है, क्योंकि आप एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो रास्ता पहले से दिया हुआ है उसके अलावा कोई आप अलग से भी मतलब रास्ता ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है क्या, एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो पहले से पाथ दिया हुआ, मान लीजिए पाथ ए दिया हुआ है पहले से। ठीक है, ए पाथ दिया हुआ है, इसके अलावा इसका रिलेटिव पाथ मान लीजिए जैसे गूगल की जो कंपनी हो, गूगल की एक पेटेंट कंपनी होती है। ठीक है, जिस प्रकार से गूगल की एक पेटेंट कंपनी होती है मेटा। ठीक है, सॉरी, व्हाट्सएप और फेसबुक की मेटा, जो व्हाट्सएप और फेसबुक की जो कंपनी है पेटेंट कंपनी, उसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, मेटा बोलते हैं। जो गूगल और फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है उसको बोलते हैं मेटा। ठीक है, उसी प्रकार गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी होती है। तो पेरेंट का मतलब क्या होता है कि उसके रिलेटिव जो चीज़ें होंगी उसका उपयोग करके आप सर्च कर सकते हैं। उससे संबंधित रिलेटिव मतलब क्या, उससे संबंधित ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें
तो ये बात याद रखिएगा। फिर इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसमें हम फाइल को शेयर नहीं कर सकते। अब देखिए, इसमें फाइल, उसमें आप ग्रुप नहीं कर सकते थे, इसमें आप फाइल को शेयर ही नहीं कर सकते हैं। यह ये क्या करते हैं कि इसमें आपकी जो एक फ़ाइल होगी, ठीक है, इसमें जो आपकी एक फ़ाइल होगी, उस फ़ाइल को आप एक से ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी फ़ाइल को शेयर नहीं कर सकते हैं। जो भी फ़ाइल बनाएंगे आप, जैसे आपने ए नाम की फ़ाइल को क्रिएट किया, तो आप इसमें शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो भी डायरेक्टरी होगी उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल को हायरार्किकल मोड में फिट नहीं बैठती है, इसलिए फाइल्स को सभी सारी डायरेक्टरियों को सेव करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो पहले आपने जो 2 लेवल आपने देखे, उसमें आप तो एक जो डायरेक्टरी होती है, उस डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी फाइल को, एक डायरेक्टरी होती है, जैसे मान लीजिए ए नाम की डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के पेरेंट को, मतलब सब जो डायरेक्टरियाँ होती हैं, आप उसको एक बेहतर तरीके से सेव कर सकते हैं, मतलब बेहतर तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर नहीं कर सकते हैं, अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ। एक तो मेन डायरेक्टरी है, ये देखिए ऊपर देखिए, एक मेन डायरेक्टरी है आपकी, ठीक है। आपकी एक ये मेन डायरेक्टरी है। मेन डायरेक्टरी के बाद यहाँ पे सब डायरेक्टरियाँ बनी हुई हैं। आप इन सब डायरेक्टरियों के बाद भी एक सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम की एक सब डायरेक्टरी और बना दिया, फिर आप इसमें फाइल आप बना सकते हैं, फिर आप इसमें एक फाइल बना सकते हैं। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, ये बात याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ में स्क्रीन सेवर और थीम के क्या मायने हैं, ठीक है। विंडोज़ में स्क्रीन सेवर और थीम्स के क्या मायने हैं। तो मैं विंडोज़ में स्क्रीन सेवर और थीम्स के मायने आपको बता देता हूँ कि क्या मायने हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपका आंसर है कि पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप में हम आते हैं। विंडो क्या बोलता है कि स्क्रीन सेवर और थीम्स, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीज़ यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो स्क्रीन सेवर और थीम्स में क्या आता है, आपका पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप आता है। पहले तो आता है क्या, पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप। पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप किसी भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए पर्सनलाइजिंग सेटिंग का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, कलर, थीम, स्क्रीन सेवर, फ़ॉन्ट, वॉलपेपर सभी को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन सेवर और थीम्स के अंतर्गत ही आता है। पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर और थीम्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप एक बार और देख लीजिए। किसी भी कंप्यूटर के डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए पर्सनलाइजिंग सेटिंग का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से आप डेस्कटॉप में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट, साइज, वॉलपेपर सभी को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कि विंडोज़ में कई सारे वर्जन का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे वर्जन होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे वर्जन्स होते हैं, जिसमें डेस्कटॉप आइकन, थीम्स, स्क्रीन सेवर, फ़ॉन्ट साइज अलग अलग होते हैं। इसमें कई आइकन, टेक्स्ट, वॉलपेपर अच्छे नहीं होते हैं। विंडो 8 हम बात करते हैं कि विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस प्रकार के पर्सनलाइजिंग पेन का उपयोग करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इमेज, कलर आदि को कस्टमाइज किया जा सकता है। अब देखिए पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, थीम, फ़ॉन्ट साइज और नोट्स, इसके अलावा, मतलब मैं स्क्रीन सेवर के अलावा भी आपको चीज़ें कवर किए दे रहा हूँ। जैसे देखिए डेस्कटॉप को कस्टमाइज कैसे करें। अब देखिए डेस्कटॉप को कस्टमाइज कैसे करें विंडो 8.1 में, जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर कहीं भी, मतलब खाली जगह पे, ठीक है, खाली जगह पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें। उसके बाद विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में चार्म्स बार दिखाई देगा और क्लिक करते ही हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बार खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, न्यू, व्यू, रिफ्रेश जैसे अलग अलग ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट, सबसे नीचे वाले, जब आप राइट क्लिक करेंगे
तो राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मतलब पर्सनलाइजिंग पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने पर्सनलाइजिंग पैनल का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये विंडो 8 के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। विंडो 8 के बारे में सारे स्टेप हैं। और जैसे कि डेस्कटॉप कलर को चेंज करना है, कलर्स पर क्लिक करेंगे। यदि हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हम आवश्यकता के अनुरूप डेस्कटॉप को चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एक विंडो भी लगाई हुई है, एक डायलॉग बॉक्स भी लगाया हुआ है। जब आप पर्सनलाइजिंग पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स आपका कंट्रोल पैनल ओपन होगा। विंडो 8.1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये विंडो 8.1 की विंडो है। तो जब आप पर्सनलाइजिंग पे क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइजिंग पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें दिया रहेगा चेंज डेस्कटॉप आइकन। ऊपर देखिए चेंज डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे दिया हुआ है, ये चेंज डेस्कटॉप आइकन दिया हुआ है। फिर आपका चेंज माउस पॉइंटर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ चेंज अकाउंट पिक्चर, ठीक है। और इधर देखिए, इधर नीचे देखिए, ये देखिए नीचे डिस्प्ले दिया हुआ है, टास्क स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ईजी ऑफ द एक्सेस सेंटर दिया हुआ है इस वाले बॉक्स में, ठीक है, इस वाले बॉक्स में। फिर इधर दिया हुआ है, इधर देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे विंडो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका शायद साउंड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आपका स्क्रीन सेवर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अ थीम्स दिया हुआ है, आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपका ऐड अ थीम्स, तो आप यहाँ से थीम्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विंडो 8.1 की थीम्स हैं। आप इसको सेलेक्ट करके फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले पर्सनलाइजिंग पेन को ओपन करेंगे, जो कि हमें विंडो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 बार में दिखाई देता है। उसके बाद इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और जिसकी मदद से आप वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया वही वॉलपेपर सेट करने के लिए। फिर स्क्रीन सेवर कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए देखिए स्क्रीन सेवर आप कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हम पर्सनलाइजिंग पेन को ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे जो अभी मैंने दिखा दिया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके लिए हम पर्सनलाइजिंग पेन को ओपन करेंगे, उसके बाद हम स्क्रीन सेवर पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन सेवर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, जिसे हम स्क्रीन सेवर के साथ कई ऑप्शन मिलेंगे और अपनी पसंद के अनुरूप इसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, जिससे कि स्क्रीन सेवर हमारे डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाएगा। तो जो मैंने अभी बताया हुआ है वही सारी चीज़ इसमें लिखी हुई हैं। फिर आइकन कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपने 2 चीज़ें पूछा हुआ है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। अब आइकन को कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए। इसके लिए हमें पर्सनलाइजिंग सेटिंग को ओपन करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करेंगे, जिसमें एक न्यू टैब ओपन होगा। इसके अनुसार डेस्कटॉप पर आइकन सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार डेस्कटॉप पर आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइकन को भी चेंज करना मैंने आपको बता दिया और न्यू टैब से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आइकन चेंज करने के लिए क्या पर्सनलाइजिंग सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग पे जाने के बाद डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर इसमें न्यू टैब ओपन होगी, उसमें डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट करिएगा और अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस पर डेस्कटॉप आइकन आपका चेंज हो जाएगा। फिर आप फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए कि फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को अपनी आवश्यकता या ज़रूरत के अनुरूप चेंज किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि पर्सनलाइजिंग पेन का उपयोग करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको बताया वही पर्सनलाइजिंग, वहीं से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पर्सनलाइजिंग पेन से ही सारी चीज़ें, ये सारी जो मैंने अभी आपको बताया ये सारी चीज़ें आप पर्सनलाइजिंग पेन के माध्यम से ही कर सकते हैं। पर्सनलाइजिंग पेन का उपयोग करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, फिर एक न्यू टैब ओपन होगा जिसमें हम ज़रूरत के अनुसार अपनी फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे, जिससे वह फ़ॉन्ट साइज़ भी आपने अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टास्क बार विंडो भी देख लीजिए, कंप्यूटर डेस्कटॉप टास्क बार विंडो भी देख लीजिए। 8.1 का टास्क बार विंडो कैसे आप ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का इसमें डेस्कटॉप टास्क बार विंडो 8.1, ठीक है। हम 8.1 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। 8.1 में टास्क बार विंडो कैसे कहाँ पे होती है वो भी आप देख लीजिए। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर नीचे के साइड जो बार दिखाई देता है, सबसे नीचे जो होता है उसको अपन टास्क बार विंडो बोलते हैं, वो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ।
सबसे नीचे साइड बार में अब दिखाई देती है, उसे टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में सबसे पहले स्टार्ट बटन या आइकन दिखाई देते हैं, उसके बाद में उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किए जाने प्रोग्राम के आइकन दिखाई देते हैं। इसके मतलब जो आप यूज करते हैं, उपयोगकर्ता के द्वारा जो यूजर यूज करता है, उसे यूज करने के बाद जब आप मिनिमाइज करते हैं, कस्टमाइज उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, या आप इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो आपके टास्क बार में स्टोर हो जाता है जाके, ठीक है। वही बता रहा है कि उसके बाद में उपयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम के आइकन दिखाई देते हैं। इसके साथ ही टास्क बार में कुछ आइकन को पिन करके भी रखा जा सकता है, मतलब स्टोर करके भी रखा जा सकता है, जिससे कि उपयोगकर्ता को कार्य करने में आसानी हो सकती है। जैसे देखिए, पिन करके हमने रखा हुआ है, ये विंडोज 7 है, विंडोज 7 का डेस्कटॉप है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट विंडो दिया हुआ है, आपका ये स्टार्ट विंडो है, ये स्टार्ट विंडो है, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें पिन करके रखा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। ये होता है आपका टास्क बार, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे जैसे पेंट पिन करके रखा है, क्रोम पिन करके रखा हुआ है, और डेस्कटॉप का आइकन हमने यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे पिन करके रख सकते हैं, या जो चीज़ें आप चलाते हैं, ठीक है, आप जो भी चीज़ें चलाते हैं, यहाँ से जो भी चीज़ें चलाते हैं, जैसे आपने वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है, आपने वर्ड ओपन कर लिया या एमएस वर्ड ओपन कर लिया, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, वर्ड और एमएस वर्ड दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। या आपने एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है, या तो आपने एक्सेल ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद जब आप इसको मिनिमाइज करते हैं, तो मिनिमाइज करने के बाद ये कहाँ जाता है, मिनिमाइज करने के बाद ये यहाँ टास्क बार में, ये आपके यहाँ टास्क बार में हाइड हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं, जब आप इसमें क्लिक करेंगे तब जाके ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टास्क बार, इसको अपन बोलते हैं टास्क बार। इसमें कुछ चीज़ें पिन करके भी रख सकते हैं, जैसे आपने ये चीज़ें पिन करके रखा हुआ है, जैसे ये पेंट पिन करके रखा है, क्रोम पिन करके रखा हुआ है, और डेस्कटॉप पिन करके रखा हुआ है, मतलब स्टोर करके पहले से रखा हुआ है, जिससे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकता है। इसको बोलते हैं अपन टास्क बार। तो मैंने ये इसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए आपके, ठीक है, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए कुछ चीज़ें और लिखी हुई है कि टास्क बार को मूव भी किया जा सकता है, यदि हमें टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन की टॉप पर लगाना है तो भी हम इसे आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे होता है। आप टॉप में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, आप इसको टॉप में भी लगा सकते हैं। किसको, आप डेस्कटॉप जो आपका टास्क बार है, ये जो टास्क बार है, ये जो टास्क बार है नीचे, ये जो टास्क बार है नीचे, इसको आप टॉप में भी लगा सकते हैं। टॉप में मतलब कहाँ, यहाँ ऊपर, ये ऊपर, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ भी लगा सकते हैं टास्क बार को, लेकिन बेसिकली जो टास्क बार होता है वो नीचे होता है, ठीक है। बेसिकली जो टास्क बार होता है वो नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार रखना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। बेसिक टास्क बार क्या होता है, नीचे होता है, तो वो नीचे ही बेहतर लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल पैनल। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंट्रोल पैनल के द्वारा प्रोग्राम को हटाने और जोड़ने के चरण लिखिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंट्रोल पैनल के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को कैसे रिमूव किया जा सकता है और कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम आते हैं हम कंट्रोल पैनल में। वैसे मैंने कल इसको पढ़ाया हुआ है डिटेलिंग से। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का वह भाग होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए माइक्रोसॉफ्ट विंडो की सेटिंग को बदलने का कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। यह कंप्यूटर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिस कारण से इसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, मतलब कंप्यूटर की एक सेटिंग होती है, जैसे मोबाइल में आपकी सेटिंग होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर की एक सेटिंग होती है जिसे आप बोलते हैं कंट्रोल पैनल, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल पैनल के बारे में, इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को देख सकते हैं, साथ ही इनकी सेटिंग में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विंडो 8 और विंडो 8.1 में विंडो +I की प्रेस करके इसकी स्क्रीन की दाहिने साइड
दाहिने साइड सेटिंग मेन्यू खुलता है, आपको यहाँ कंट्रोल पैनल का विकल्प दिखाई देगा। ठीक है, विंडो 7 ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, यहाँ आपको राइट साइड मतलब दाईं तरफ कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करें। ये विंडो 7 का है। आप अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर कम विकल्प दिखाई देते हैं। अगर आप उसमें सभी विकल्प एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो उसमें आपको कम ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन देखना चाहते हैं, अधिक ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल पैनल के व्यू बाय विकल्प आपको दिखाई देगा, जिसके ठीक बगल में कैटेगरी लिखा होगा। देखिए यहाँ पे की बात कर रहा है वो, ये देखिए यहाँ व्यू बाय लिखा हुआ है, व्यू बाय, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। देखिए मैंने आपको डायलॉग बॉक्स भी लिया हुआ है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हमने व्यू लिया हुआ है, इसको अपन व्यू बोलते हैं। जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे ना, कंट्रोल पे जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स है। ये पूरा जो है कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स है, याद रखिएगा, ये पूरा कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स है। जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको ये व्यू दिखाई देगा, और जब आप व्यू में क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी आपको दिखाई देगी, मैंने कल पढ़ाया हुआ है। तो ये कैटेगरी, फिर लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन दिया हुआ है। जब आप लार्ज आइकन में क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित और सारे ओपन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन संबंधित होंगे, और स्मॉल आइकन में क्लिक करेंगे तब भी बहुत सारे आइकन ओपन होने वाले हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल आइकन ओपन होंगे, और जब आप लार्ज में क्लिक करेंगे तो लार्ज आइकन आपको सामने ओपन होंगे। अब देखिए, जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो उसमें ये सेटिंग दी होती हैं, एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग, सारी सेटिंग यहाँ पे दी होती है कंट्रोल पैनल की। ठीक है, सारी जो सेटिंग होती है वो कंट्रोल पैनल की यहाँ पे दी होती है। पहली जो सेटिंग होती है सिस्टम एंड सिक्योरिटी की, नेटवर्क एंड इंटरनेट की, फिर हार्डवेयर एंड साउंड की, फिर प्रोग्राम की। अब देखिए, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से, प्रोग्राम से। ठीक है, आपको कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है या आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से, प्रोग्राम से कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा, यूजर एंड अकाउंट है, आपको पासवर्ड लगाना है तो आप यूजर एंड अकाउंट से पासवर्ड लगा सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज सेटिंग है, मॉनिटर के बारे में सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लॉक एंड रीजन है, और ईजी ऑफ द एक्सेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। अब सिस्टम एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा, सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, मतलब आपके बारे एंटीवायरस के बारे में, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, तो वो सिस्टम एंड सिक्योरिटी होती है। उसके बाद नेटवर्क से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेटवर्क इंटरनेट पर क्लिक करेंगे। हार्डवेयर एंड साउंड के लिए मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, साउंड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हार्डवेयर से संबंधित हो, जिसको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जिसको आप केवल देख सकते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर है। फिर आपका ये प्रोग्राम है, जितने सारे कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनको अपन प्रोग्राम से बोलते हैं। फिर यूजर अकाउंट है, यूजर अकाउंट मतलब पासवर्ड आपको लगाना है, अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाना है तो यूजर अकाउंट का यूज करेंगे। फिर आपका अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजिंग दिया होता है, मतलब मॉनिटर की सेटिंग होती है। इसमें क्लॉक एंड रीजन से मतलब क्लॉक की सेटिंग आप कर सकते हैं, और ईजी ऑफ द एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए किसके बारे में है, लेट्स विंडो सजेस्टेड द सेटिंग ऑप्टिमाइज द विजुअल डिस्प्ले के बारे में आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये पूरा कंट्रोल पैनल मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए कि आपको उस कैटेगरी पर क्लिक करना है, और फिर आपको दो विकल्प देखने के लिए मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लार्ज आइकन और स्मॉल आइकन। अगर आप सभी विकल्प देखना चाहते हैं तो लार्ज आइकन पर क्लिक कर दें। जब आप लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी चीज़ें आपको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह कंट्रोल पैनल का व्यू बदल कर सभी विकल्प आसानी से देख सकते हैं, उसमें अपनी आवश्यकता से परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल, ठीक है, ये कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। इसी अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजिंग, इसमें आप सभी सिस्टम की डिस्प्ले सेटिंग को देख सकते हैं, टास्क बार, नेविगेशन प्रॉपर्टीज, जी ऑफ द एक्सेस सेंटर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, गूगल डॉक की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गूगल डॉक की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, गूगल डॉक की क्या विशेषताएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गूगल डॉक और इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो देखिए, गूगल डॉक क्या होता है,
गूगल डॉक गूगल के ब्राउज़र पर आधारित एक वर्ड प्रोसेसर है। ये बात याद रखिएगा। गूगल जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक का मतलब होता है गूगल का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो गूगल डॉक गूगल के ब्राउज़र पर आधारित एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है, जहाँ पर आप केवल दस्तावेज दस्तावेज ऑनलाइन दस्तावेज को ऑनलाइन बना सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाने के साथ आप उन्हें संपादित और साझा भी कर सकते हैं। संपादित कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और शेयर भी कर। संपादित मतलब क्या होगा, आपका एडिट भी कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इंटरनेट कनेक्शन के जरिए कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल डॉक क्या है? गूगल डॉक क्या है? गूगल डॉक क्या है? गूगल के ब्राउज़र पर आधारित एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है, जहाँ पर आप केवल आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के अलावा आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के अलावा आप उसको एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास अगर कंप्यूटर है या जहाँ पे भी आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में आप उस गूगल डॉक अपने जो गूगल डॉक में अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये गूगल डॉक अपनी सुविधा देता है, ठीक है। गूगल डॉक साझा ऑनलाइन दस्तावेज संपादन सुविधा देता है, प्रदान करने वाला पहला वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। ये क्या है? पहला वर्ड प्रोसेसर है, याद रखिएगा। ये सभी विशेषताएं क्या होती है? ये सभी विशेषताएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अलग बनाती हैं। मतलब गूगल डॉक जो है वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अलग बनाती है। इसकी जो विशेषता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इसको अलग बनाती है। अब इसका उपयोग कैसे करें वो देख लीजिए। एमएस वर्ड की तरह गूगल डॉक का उपयोग करना बहुत आसान होता है। एमएस वर्ड की तरह ही गूगल डॉक को उपयोग करना बहुत आसान होता है। पहले क्या करें, अपने खाते का उपयोग करें। खाता मतलब क्या? अपना जीमेल, ठीक है। अपना अपना जीमेल यूज करके गूगल से खाता को साइन इन कर लें। अपने जीमेल का यूज करके उसके गूगल से साइन इन कर लें। फिर जब आप स्टार्ट पेज पर एक नया दस्तावेज बना सकते हैं तो एक टेम्पलेट भी चुन सकते हैं, ठीक है। जब आप मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि आप पहले अपना जो अकाउंट है उससे लॉगिन कर लीजिए। गूगल डॉक ओपन करिए। गूगल डॉक ओपन करने के बाद उससे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक को नया पेज मिलेगा जिसमें आप टेम्पलेट चुन सकते हैं। टेम्पलेट देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। गूगल डॉक में आप जाइएगा। गूगल डॉक में जब जाएंगे आप उसमें साइन इन करिएगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए मैंने एरो भी बनाया हुआ है तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिखा रहा है। न्यू ऑप्शन जाने के बाद ये गूगल शीट आप ले सकते हैं। जब से आप शीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, फिर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस ऑप्शन के बाद आपको क्या चाहिए, ये प्लस वाला साइन जो दिया हुआ है यहाँ से आप शीट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब 3 ऑप्शन से आप शीट को ले सकते हैं। गूगल डॉक शीट बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, किसी को साथ शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं, विशेष सुविधा भी देख लेते हैं। शब्द या वाक्य टाइप करने के बाद अपने वर्टिकल को सुरक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह गूगल डॉक सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अब जब भी आप डॉक्यूमेंट को लिखेंगे या एडिट करेंगे तो इसमें आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार सेव कर दिया और वो बार ऑटोमेटिक ही सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपने लिखा, एक बार आपने सेव कर दिया या आप नहीं भी सेव करेंगे, एक बार आपने सेव कर दिया पहले से तो दोबारा आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ये शेयर ऑप्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली ही शेयर कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। इसे ईमेल भेजने के लिए एक दस्तावेज को डाउनलोड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आप दस्तावेज सीधे ईमेल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शेयर करने को आपको बताया तो आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें बताया हुआ है यहाँ पे गूगल डॉक के बारे में। तो ये गूगल डॉक आप ये डायरेक्टली शेयर करने के लिए बताया हुआ है। देखिए डायरेक्टली शेयर करने के लिए बताया हुआ है। आप शेयर कर सकते हैं जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो जब आप शेयर करेंगे तो इस प्रकार से आपको शेयर करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे ये शेयर करने का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप इस प्रकार से शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को।
अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के बाद। ठीक है, फिर अब आता है MS वर्ड या एक्सेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था कि किसी भी दस्तावेज में टैब और इंडेक्ट का उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि किसी भी दस्तावेज में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में टैब और इंडेक्ट का यूज आप कैसे करेंगे। तो देखिए MS वर्ड या MS एक्सेल या फिर कोई टेक्स्ट एडिटर या सॉफ्टवेयर या कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप करना हो तो इंडेंट फंक्शन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के एरिया के टाइप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के पेज में किस एरिया में टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आप इंडेंट फंक्शन। ठीक है, ये आपका इंडेंट फंक्शन है। क्या इंडेंट फंक्शन है वो एक बार देख लीजिए। अब देखिए इंडेंट फंक्शन क्या होता है आपका। इंडेंट फंक्शन एक बार मैं रीड कर देता हूँ फिर आप इसको समझाता हूँ। MS वर्ड या MS एक्सेल या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर या सॉफ्टवेयर कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हो तो आप इंडेंट फंक्शन के माध्यम से आप उस डॉक्यूमेंट के एरिया के टाइप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के पेज में किस एरिया में टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के पेज में आप किस एरिया में टाइप करना चाहते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। पहले इसको मैं रीड कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप इंडेंट फंक्शन के माध्यम से उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पेज में टाइप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट के पेज में टाइप एरिया को इंडेंट फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इंडेंट फंक्शन अपने डॉक्यूमेंट पेज में टाइप एरिया में एक लिमिट लगा देगा कि आप केवल इस एरिया में टाइप कर सकते हैं जिस एरिया में इंडेंट फंक्शन की लिमिट लगी हुई है। देखिए कैसे, ये मैंने आपको एक बॉक्स बनाया हुआ, डायलॉग बॉक्स को दिखाया हुआ है। यहाँ पे इंडेंट फंक्शन होता है, ये इंडेंट फंक्शन होता है। ये दो एक इंक्रीज और डिक्रीज करने के, ये दोनों इंडेंट फंक्शन है। मैंने आपको MS वर्ड में बताया हुआ है। ठीक है, आपको MS वर्ड में मैंने बताया हुआ है, ये MS वर्ड खुला हुआ है। MS वर्ड में यहाँ पे जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता है, ये देखिए नीचे पैराग्राफ वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ वाला नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपका ये स्टाइल वाला दिया हुआ है, ये आपको होम टैब में मिल जाएगा। किस में मिलेगा? होम टैब में। जब आप होम टैब को ओपन करेंगे तो ये होम टैब में आपको मिल जाएगा। होम टैब में ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें इंडेंट फंक्शन होता है। और ये इंडेंट जो फंक्शन है, इंडेंट फंक्शन के बाद इसमें दो होते हैं, एक तो इंक्रीज होता है, दूसरा डिक्रीज होता है। तो ये इंडेंट फंक्शन क्या करता है, फिर आपका ये स्टाइल वाला पैराग्राफ, स्टाइल वाला टैब है। ठीक है, तो ये इंडेंट फंक्शन क्या करता है, इंडेंट फंक्शन ये करता है कि आप कहाँ से टाइप करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से टाइप किया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ से टाइप किया हुआ है तो ये एक लिमिट सेट कर देता है, यहाँ से यहाँ तक ही आप टाइप कर सकते हैं, एक लिमिट सेट कर देता है। इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज करेंगे तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए एरिया देगा। ठीक है, मतलब जितना आप इसको सेट कर देंगे, बेसिक सा मतलब मेरा है, इंडेंट फंक्शन का यूज आप किस लिए करते हैं, आप टेक्स्ट में अपने किस एरिया तक आप लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को किस एरिया तक लिखना चाहते हैं, वो करता है आपका इंडेंट फंक्शन। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज करेंगे तो बढ़ जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो घट जाएगा। मतलब उसकी लिमिट, जिस एरिया तक आप लिखना चाहते हैं उसकी जो लिमिट है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो होता है आपका इंडेंट फंक्शन। इसको अपन बोलते हैं इंडेंट फंक्शन। कहाँ पाया जाता है? होम टैब में फ़ॉन्ट के बाद देखिए ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट लिक ग्रुप है, उसके बाद ये पैराग्राफ ग्रुप है। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के बाद ये स्टाइल वाला ग्रुप है। ठीक है, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और आपका स्टाइल, ये आपका होम टैब बना हुआ पूरा। ठीक है, अब आगे देखिए इंडेंट फंक्शन हो गया। इंडेंट फंक्शन आपको कोशिश करता हूँ कि अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स के पेज में किस एरिया में टाइप करना चाहते हो, इंडेंट फंक्शन उस एरिया में एक टाइप करने की लिमिट लगा देता है। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के पेज में टाइप करोगे तो जिस डॉक्यूमेंट के पेज में एरिया में इंडेंट फंक्शन लगा हुआ है आप केवल वहाँ तक टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस एरिया में इंडेंट फंक्शन नहीं लगा हुआ है वहाँ से टाइप नहीं कर सकते हैं आप। देखिए वही सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक तो इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज और डिक्रीज,
तो इंक्रीज, जितना आप इंक्रीज करना चाहते हैं इंडेंट फंक्शन को आप इतना इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आप डिक्रीज करना चाहते हैं उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेक्ट क्या होता है, देखिए इंक्रीज उसके बारे में थोड़ी सी डिफिनेशन मैं बता देता हूँ कि जब आप इंडेंट फंक्शन डॉक्यूमेंट के पेज में चालू करेंगे तो आप इंक्रीज इंडेंट फंक्शन के द्वारा पेज पर रखे कर्सर को आगे ले जा सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि मुझे पेज में कितने आगे से टाइप करना है और इंडेंट लगाना है। ये आपका इंक्रीज इंडेंट फंक्शन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इंडेंट फंक्शन भी देख लीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट के पेज में इंक्रीज इंडेंट फंक्शन का यूज करेंगे तो कर्सर को आगे और पीछे लाने के लिए डिक्रीज इंडेंट फंक्शन का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज इंडेंट फंक्शन। अब आते हैं एमएस वर्ड के टैब में, इंसर्ट टैब में। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है आपका इंसर्ट टैब, टैब भी है ना एक ऑप्शन, वहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो इंडेंट फंक्शन था, दूसरा टैब था। तो हम आते हैं इंसर्ट टैब में, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, टैब। ये आपको क्या दिख रहा है, टैब दिख रहा है, जो इसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार, ये 2007 है, 2007 का टैब मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2007 का टैब है। ठीक है, ये 2007 का टैब दिखा रहा है आपको, जिसमें क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं किसमें, आपके टैब में। जब आप इन पे क्लिक करेंगे, जैसे होम पर क्लिक करेंगे तो होम का ओपन होगा, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ओपन होगा, पेज पर क्लिक करेंगे तो पेज इंसर्ट होगा, फिर आप रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो रेफरेंस का टैब ओपन होगा, मेलिंग पर क्लिक करेंगे तो मेलिंग का टैब ओपन होगा, रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो रिव्यू का टैब ओपन होगा, और व्यू का पर क्लिक करेंगे तो व्यू का टैब ओपन होने वाला है। ठीक है, ये इंसर्ट का टैब खुला हुआ है, किसका टैब खुला हुआ है, इंसर्ट का। ये देखिए इंसर्ट पर क्लिक भी है तो इंसर्ट का टैब खुला हुआ है। तो इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका कवर पेज होता है, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। कवर पेज होता है, आपका ब्लैंक पेज होता है, पेज ब्रेक होता है, टेबल होता है, आपका पिक्चर होता है, क्लिप आर्ट होता है, शेप्स होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, चार्ट होता है, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके किसमें, इंसर्ट टैब में। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शब्द दस्तावेज में वर्तनी जांच का वर्तनी जांच, ठीक है, वर्तनी जांच को परिभाषित करें। मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए बोल रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे हम यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कब करेंगे आप, स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कब करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट्स को लिख लेंगे और लिखने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करेंगे। लिखना कैसे है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिव्यू टैब के स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये है आपका रिव्यू टैब। ठीक है, ये आपका रिव्यू टैब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब में आपको ये दिख रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या दिख रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको यहाँ पे होम भी दिख रहा है, इंसर्ट भी दिख रहा है, पेज लेआउट भी दिख रहा है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, जो मैंने अभी पिछली बार बताया हुआ है, पिछले स्लाइड में बताया हुआ है। तो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। उसके बाद दिया हुआ आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब उसके आगे देखिए क्या बोलता है, उसके आगे दिया हुआ है कि जैसे आप क्लिक करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के डायलॉग बॉक्स में, जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें दो बॉक्स होते हैं, एक तो नो इन डायरेक्टरी बॉक्स आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए मैटर को प्रदर्शित होता है, और इसमें जो गलतियां होती हैं वो रेड कलर में, कैसे, लाल कलर में प्रदर्शित होती हैं। और नीचे नीचे दूसरा सजेस्टेड बॉक्स होता है, सजेस्ट करने का बॉक्स होता है, जिसमें गलत शब्द संबंधित सही शब्द होते हैं। ठीक है, जिसमें गलत शब्द से संबंधित सही शब्द होते हैं। आपको इनमें से सही शब्द को सेलेक्ट करना है और चेंज पर क्लिक करना है, और एक से अधिक बार आपने वही शब्द लिखा तो आपको चेंज ऑल में क्लिक करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। देखिए कैसे, आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके द्वारा लिखे गए गलत शब्द के स्थान पर सही शब्द लिख जाता है। यदि आपको शब्द चेंज नहीं करना है तो आप इग्नोर वंस
में भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड चेंज नहीं करना है तो आप इग्नोर वंस में भी क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपको सभी शब्दों को इग्नोर करना है तो इग्नोर ऑल पर क्लिक करेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए डायग्राम देखिए, ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। यहाँ आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो वर्ड आपको दिखा रहा है। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है वो वर्ड आपको दिखा रहा है। इसमें जो गलत है वो भी वर्ड आपको दिखा रहा है, रेड कलर में मैंने अभी आपको बताया हुआ है। और उससे सजेस्टेड वर्ड यहाँ आपको दिखा रहे हैं नीचे, ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड्स हो गया, उससे सजेस्टेड वर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करेंगे, ये दिया हुआ है चेंज, ये दिया हुआ है आपका चेंज। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है। सारे वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ऑल पर क्लिक करेंगे, ये आपका चेंज ऑल दिया हुआ है। नहीं करना चाहते हैं तो इग्नोर वंस दिया हुआ है, इग्नोर ऑल दिया हुआ है, किसी को भी नहीं करना चाहते इग्नोर ऑल दिया हुआ है। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी मैं और पढ़ देता हूँ कि यदि आपके द्वारा लिखे गए शब्द सही हैं और आप उसे डिक्शनरी में जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको ऐड डिक्शनरी पर क्लिक करके उसे जोड़ भी सकते हैं डिक्शनरी में। ये ऐड टू डिक्शनरी दिया हुआ है। देखिए ऐड टू डिक्शनरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से उन शब्दों को जोड़ सकते हैं जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स बना हुआ था। ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे, वर्ड दस्तावेज में तालिका को जोड़, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि दस्तावेज में वर्ड दस्तावेज में कॉलम को इंसर्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए क्या ऑप्शन होंगे। ठीक है, कॉलम को इंसर्ट करना है और रिमूव करना है तो इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए वर्ड दस्तावेज में किसी भी कॉलम को जोड़ने के लिए, किसी भी कॉलम को जोड़ना है या हटाना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो पहले नया वर्ड डॉक्यूमेंट्स लीजिए, क्या करेंगे, वर्ड दस्तावेज में तालिका को जोड़ने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ठीक है, क्या पालन करेंगे, देखिए नया या मौजूद वर्ड दस्तावेज को ओपन करें, एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें, दस्तावेज में कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां पर आप क्या तालिका को जोड़ना चाहते हैं, मतलब कॉलम को जोड़ना चाहते हैं। रिबन पर इंसर्ट टैब पर जाएं और टेबल्स ग्रुप में टेबल विकल्प पर क्लिक करें। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप MS वर्ड ओपन किए करेंगे। MS वर्ड जब आप उनको ओपन करेंगे तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, ये मैंने जैसे आपको दिखाया हुआ है। इंसर्ट टैब आपका फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू और डेवलपर, ये तो बनाया गया है, ये तो बनाया गया है, रिव्यू और व्यू डेवलपर बनाया गया है। ठीक है, ये नहीं होता है, इसको लाया गया है। तो ये इंसर्ट टैब पर क्लिक किए, फिर आपको टेबल पर क्लिक करते हैं। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से तालिका को जोड़ सकते हैं, मतलब टेबल को जोड़ सकते हैं और घटा सकते, जोड़ भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि स्क्रीन पर इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलम को, ठीक है, रो और कॉलम को जोड़ सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम को जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दिएगा जब आप यहाँ टेबल में क्लिक करेंगे। ये टेबल में जब क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जब आप टेबल में क्लिक करते हैं तब आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, आपने यूज किया होगा तभी आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें क्या क्या दिया होता है, इंसर्ट टेबल, ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल अपने से बना सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं, किसमें, टेबल डिजाइन में आप यूज कर। अब देखिए टेबल बनाने के लिए कीबोर्ड से एंटर की दबाएं या क्लिक करें। ये जैसे ये आपको टेबल क्रिएट करना है तो जैसे ये मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, इस प्रकार से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पे आपको कुछ चीज़ें जोड़ना है। ठीक है, अब इनके आपको कुछ चीज़ें जोड़ना है तो वो चीज़ें कैसे जोड़ेंगे, जब आप किसी वर्ड दस्तावेज में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकता के आधार पर अपनी तालिका में अतिरिक्त पंक्ति को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, उस पर क्लिक करें, उस टेबल पर क्लिक करें जहां आप पंक्ति को जोड़ना चाहते हैं, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, उस एरिया पर राइट क्लिक करें जहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ना चाहते हैं।
ठीक है। इंसर्ट बार ड्रॉप डाउन से मेन्यू पर जाएं और जहां पर आप जोड़ना चाहते हैं उस पंक्ति पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टेबल पर, और टेबल ऑप्शन में मैंने आपको क्लिक करके दिखाया, ये होम पे मिल जाएगा, ये होम पे मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स दिखाने वाला है, जिस प्रकार से खुला हुआ है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला हुआ, देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है इंसर्ट। जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। अब इस प्रकार से डायलॉग, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देंगे, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, आप लेफ्ट में लेना चाहते हैं, किसके, टेबल के लेफ्ट में। जैसे ये टेबल आपकी बनी हुई है, देखिए ये वाली टेबल, आप इसके लेफ्ट में लेना चाहते हैं या राइट में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में आपका इस साइड, ठीक है, लेफ्ट में लेना चाहते हैं या राइट में लेना चाहते हैं, तो आप लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में आप ले सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए आप यहाँ पे देखिए, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, या इंसर्ट एबव, ऊपर और नीचे, जो मैंने आपको सिखाया हुआ, इंसर्ट एबव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। इंसर्ट सेल का ऑप्शन भी दिया होता है, तो आप इंसर्ट सेल भी ऑप्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट सेल ऑप्शन में भी जा सकते हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तालिका के एक पंक्ति हटाएं, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें, डिलीट सेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसी जिसको क्लिक करना चाहते हैं, देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक कर, यहाँ पे देखिए मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, तो जिसको भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखिए, और कर्सर रखने के बाद राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मतलब ये वाला पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। इस पॉपअप मेन्यू से आप ओपन कर सकते हैं। इस पॉपअप मेन्यू से आप देखिए क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे डिलीट का सेलेक्ट सेल है, ठीक है, तो आप इस प्रकार से डिलीट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देखिए जब आप डिलीट पे क्लिक, डिलीट सेल, जब आप डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये वाले ऑप्शन में, जब आप डिलीट सेल ऑप्शन, हाँ ये वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, डिलीट सेल वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, देखिए जब आप डिलीट सेल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फिर आपको क्या डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आपको फिर ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। कौन सा, देखिए आपको फिर ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। कौन सा डायलॉग बॉक्स, जब आप डिलीट सेल में क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसमें दिया होगा शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम, और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, उस ओके बटन पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकल की हेल्प से भी आप वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे देखिए इंसर्ट दिया हुआ है, इंसर्ट में आप लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। ये डायलॉग बॉक्स ज़रूर बनाना है आपको, अगर ये पूछता है तो डायलॉग बॉक्स ज़रूर आपको बनाना है। रिमूव करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, रिमूव मतलब हटाने के लिए दिया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये पीसी पैकेज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने लगभग 8 to 9 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसका सेकंड इसी का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।